समाजवादी इत्र में काले धन की दुर्गंध। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। यूपी में रेड पर कंफ्यूजन क्या है? ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया। पीयूष जैन और पम्मी जैन का क्या है कनेक्शन? उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं, जिस पर पहले छापा पड़ा है। यूपी में छापेमारी पर राजनीतिक जंग। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। यूपी में रेड का नफरत वाला नाता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले, ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? चुनाव से पहले छापेमारी की इनसाइड स्टोरी। ऑपरेशन इत्र पार्ट 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकर एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि एक साबुन का ब्रांड था जिसकी एक लाइन थी, ढूंढते रह जाओगे। पिछले 7 दिनों से उत्तर प्रदेश में भी कुछ यही हालत है। हर कोई यही ढूंढ रहा है कि आखिर पी जैन है कौन। यह सवाल तब सबसे पहले सामने आया जब क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले एक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ऊपर छापे पड़े। तब का दिन है और आज का दिन है जब नए साल से ठीक एक दिन पहले एक और पी जैन पर छापे पड़े, पर इस बार आयकर विभाग के। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन, कौन है असली पी जैन? और जो 7 दिनों से इत्र की राजनीति हो रही है, उसके पीछे का पी जैन आखिर कौन है? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन इत्र पार्ट 2 शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले सरकार काला धन कुबेरों पर शिकंजा कसती जा रही है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पम्मी जैन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापामार कार्रवाई की है। कहा यह भी जा रहा है कि पम्मी जैन के ठिकानों पर छापा पीयूष जैन के घर पड़ी रेड के बाद भूल सुधार के लिए हुआ है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा अब दीवारों को तोड़कर बाहर आ रहा है। पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था। और वही पैसा जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है।
कंफ्यूजन और उसके बाद भूल सुधार। हम आपको समझाते हैं कि आखिर रेड पर कंफ्यूजन है क्या। सबसे पहले ये बात सामने आई कि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी किसी कंफ्यूजन की वजह से हुई है। रेड के बाद ये कंफ्यूजन रहा कि रेड सही जगह पड़ी या फिर गलत जगह। हालांकि डीजीजीआई ने रेड की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आज जब पम्मी जैन के घर छापेमारी शुरू हुई तो पम्मी जैन और पीयूष जैन का कनेक्शन तलाशा जाने लगा। जांच की आंच आखिरकार समाजवादी एमएलसी पम्मी जैन तक कैसे पहुंची, हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। अब से करीब 7 दिन पहले 24 दिसंबर को कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। पीयूष जैन के 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब 197 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया और यहीं से बाहर आया पम्मी जैन का नाम। लेकिन छापेमारी की कार्रवाई में पम्मी जैन के खिलाफ कुछ पुख्ता जानकारी हासिल हुई है। पम्मी जैन के ठिकानों पर डीजीजीआई के इनपुट के बाद रेड की गई। बहरहाल पम्मी जैन और समाजवादी पार्टी ने पीयूष जैन के साथ किसी भी प्रकार के रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनसाइड स्टोरी यह है कि पीयूष की पम्मी से नजदीकियां तो है। खैर, सुबह कानपुर, कन्नौज, दिल्ली और मुंबई में छापेमारी हुई। पुष्पराज जैन और याकूब परफ्यूमर पर छापेमारी का ये सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। सुबह करीब 7 बजे कन्नौज में मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड के कन्नौज स्थित घर और फैक्ट्री पर आईटी के अधिकारी पहुंचते हैं। इसके साथ ही पुष्पराज जैन के कन्नौज की फैक्ट्री, घर और कानपुर के एक्सप्रेसवे स्थित दफ्तर पर आईटी की टीम पहुंचती है। इसके अलावा हाथरस में भी पम्मी जैन की फैक्ट्री और कोठी पर छापेमारी की गई। इसके साथ साथ दिल्ली और मुंबई में भी ये ऑपरेशन चलता रहा। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मलिक मियां के घर पर रेड डाली गई। ईश्वर नगर के इस घर पर जो आईटी की टीम पहुंची है, वो अब जो मियां मलिक के घर में गाड़ियां खड़ी हैं उन्हें खुलवाया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। पिछले 3 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार रेड जारी है। आप देख सकते हैं कि आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ हैं, घर के कुछ लोग मौजूद हैं साथ में जो गाड़ियों को खुलवा रहे हैं। एक एक करके गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं सामने खड़ी हुई, एक गाड़ी यूपी नंबर की, एक दिल्ली नंबर की, इन दोनों गाड़ियों को चेक किया गया है और इन दोनों गाड़ियों को पूरी शिनाख्त की गई है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो निकाले गए हैं और अब पूरी जांच की जा रही है। घर में एक एक हिस्से की जांच की जा रही है। जो पूरा ठिकाना है, इस पूरे ठिकाने पर काफी देर से जो आईटी की टीम यहाँ मौजूद है, 3 घंटे ज्यादा वक्त हो गया है, वो अब लगातार रेड कर रही है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो आईटी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं जो लगातार रेड को कर रहे हैं। अभी तक हालांकि क्या यहाँ पर रेड हुई है, किन पेपरों को खंगाला गया, क्या मिला है, अभी तक ये बताना अभी ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी रेड अभी तो भी जारी है। लेकिन जो 2 गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों को भी खुलवाया गया है और इन गाड़ियों से कुछ सामान निकाला गया है। घर के कुछ लोग आए थे जो आईटी के अधिकारियों के साथ थे, उन्होंने इन गाड़ियों को खोला है और गाड़ियों को खंगाला गया है। और बताया जा रहा है कि इसमें गाड़ी जो है वो मियां मलिक की है, जिस गाड़ी से वो लगातार ट्रैवल करते हैं। मोहित तोम, टाइम्स भारत, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट पूरी तैयारी के साथ मुंबई में भी छापेमारी करता रहा। इनकम टैक्स विभाग पुष्पराज जैन के मुंबई के 4 बैंक खातों की भी जांच कर रहा है। ये चारों अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरीवली ब्रांच में हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट बैंक अकाउंट और एसबीआई के कन्नौज सिटी ब्रांच में भी पम्मी जैन से जुड़ा एक करंट अकाउंट और 4 सेविंग अकाउंट समेत कुल 6 अकाउंट को लेकर पड़ताल की गई। मुंबई के मलाड इलाके में एक रेजिडेंशियल फ्लैट के एड्रेस पर पुष्पराज जैन की एक कंपनी रजिस्टर्ड है। इस कंपनी का नाम एडिजिन परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड है। रेड के लिए जब इनकम टैक्स के अधिकारी सुबह पहुंचे तब उन्हें पता चला कि यहाँ किसी कंपनी का कोई दफ्तर नहीं है, बल्कि ये एक रेजिडेंशियल फ्लैट है। अभी हम विलेपाले के एंटरप्राइज लिमिटेड ऑफिस में है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, आयकर डिपार्टमेंट की रेड सुबह से चल रही है। इनफैक्ट 14 ऐसे लोकेशंस है पुष्पराज जैन से बिलोंग करती हुई लोकेशन है जो पूरे मुंबई में स्थापित है। उसमें से 8 कमर्शियल लोकेशंस है, 6 रेसिडेंशियल लोकेशंस है जहां पे आईटी डिपार्टमेंट की रेड्स चल रही है। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस यह है कि पुष्पराज जैन एक की अलाई माने जाते हैं, की मेंबर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। वो एमएलसी भी है और लास्ट महीने में ही उन्होंने बेसिकली समाजवादी पार्टी परफ्यूम, समाजवादी पार्टी अत्तर लॉन्च की थी।
पूरा देश पीयूष जैन को अब काला धन कुबेर के नाम से जानता है। अब तक समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पम्मी जैन का लेखा जोखा सामने नहीं आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छापेमारी की कार्रवाई को सही बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार पर गलत आरोप लगा रही है। रेड के बाद आईटी डिपार्टमेंट के हाथ खाली बिल्कुल नहीं है। कानपुर में एक फ्रैग्रेंस परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स का यहाँ जाकर के जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ और उसके ऊपर इतनी सारे गलत फहमियां फैलाया गया 2 दिन पीछे। उसको एक्सप्लेन करते हुए कल एक प्रेस रिलीज भी आया है। चुनावी मौसम में छापेमारी को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन छापे के बाद मिलने वाला काला धन का भंडार कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। कन्नौज से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ लाइव हैं और दिल्ली से नीलांश चौधरी हमसे जुड़े हुए हैं। पर अनुज, पहले आपसे समझना चाहती हूं, अब ये बताया जा रहा है कि पीयूष जैन और पुष्पराज यानी कि पम्पी जैन के बीच में भी कुछ रिश्ते हैं, कुछ पैसे का लेन देन है। ये पहले भी आपने रिपोर्ट किया था कि वो एक ही गली में रहते हैं, दोनों ही इत्र के कारोबारी हैं। तो अगर एक पर रेड पड़ी तो दूसरे तक ये सारे इन्वेस्टिगेटर्स कैसे पहुंचे? क्या है दोनों का रिश्ता? जी देखिए, जहां तक पम्पी जैन की बात की जाए तो पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन जो हैं सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास यहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और उसके बाद से ही छापेमारी की जा रही है। 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रज़ाई और गद्दे ले जाए गए हैं, ऐसे में समझना मुश्किल नहीं होगा कि ये छापेमारी इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जहाँ तक इनके रिश्तों की अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर हमने यहाँ इलाके में तमाम लोगों से इस बाबत बातचीत की, ये समझने की कोशिश की कि क्या पीयूष जैन और पम्पी जैन के बीच में कोई रिश्ते हैं। जहां तक इलाके के लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ऐसा कोई रिश्ता उनके सामने नहीं आया। पम्पी जैन के यहाँ जो छापेमारी की गई, इनकम टैक्स चोरी के बाबत ये छापेमारी की गई। दरअसल मुंबई आईटी की मुंबई ब्रांच को एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ से एक इनवॉइस मिला था, उसकी तफ्तीश जो है वो करनी जब आयकर विभाग ने शुरू की, उसके जरिए इनपुट इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद ये छापेमारी की गई। हालांकि अभी तक क्या कुछ मिल पाया है इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन आयकर विभाग की एक टीम जब कुछ घंटे ये बताइए, क्योंकि जब पीयूष जैन पर रेड डाली गई थी तो सबसे ज्यादा उत्सुकता जो है इसको लेके थी कि उनकी जीवन शैली कैसे है। बहुत कुछ बोला गया कि वो इन करोड़ों के मालिक थे पर एक अकेले स्कूटर पे घूमते थे, देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि उनके पास इतना पैसा होगा। पम्पी जैन की जीवन शैली कैसी है? आसपास के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? जी देखिए, पम्पी जैन की अगर बात की जाए तो पम्पी जैन अगर दोनों के कारोबार की तुलना की जाए पीयूष जैन और पम्पी जैन की, तो इत्र का बड़ा कारोबारी पम्पी जैन है। साल 2002 में ये समाजवादी पार्टी से ऐसा बताया जा रहा है कि जुड़े थे और उसके बाद से ही लगातार ये समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जहाँ तक इलाके के लोगों की बात करें, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनकी जो भी इलाके में लोगों की दिक्कतें होती थी, परेशानियां होती थी, चूंकि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे, एक नेता थे, ऐसे में अगर किसी की कोई समस्या होती थी तो उसका समाधान वो करते थे। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके से आयकर विभाग ने यहाँ पे छापेमारी की, इलाके के लोगों का ये कहना है कि निश्चित तौर पर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा मामला हुआ
लेकिन आयकर विभाग का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके पास तमाम इनपुट्स थे और इसी वजह से उनके मल्टीपल लोकेशन में, कन्नौज में सिर्फ इनके इस घर पे नहीं बल्कि इसके चंद कदमों की दूरी पे ही उनकी फैक्ट्री है, वहां पे भी छापेमारी चल रही है, साथ ही साथ उनके दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर इस छापेमारी के बाद देखना यह होगा कि क्या वाकई में कुछ बरामदगी हुई है, जो जिस मोटिव को लेकर आईटी टीम जो है वहां यहाँ पे पहुंची और यही है 100% का सवाल। पर यहाँ पर सिर्फ मामला पीयूष जैन और पुष्पराज जैन को लेकर ही नहीं है, क्योंकि आज और भी बहुत ऐसे कारोबारी थे जिनके ऊपर रेड डाली गई, जिनके घर में तलाशी ली गई। नीलांश, अगर आप उनके बारे में हमें बता पाए, ये बाकी कारोबारी कौन हैं और इनका पीयूष जैन पुष्पराज जैन से क्या रिश्ता है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आप देखें तो हम हैं 46 नंबर ईश्वर नगर में, दिल्ली में, जहां सुबह करीब 7-8 बजे 2 टीम आई थी आयकर विभाग की और छापेमारी का सिलसिला तब से शुरू हुआ था और अभी भी ये सिलसिला चालू है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, जो चौथा माला है इस घर का, यहाँ पे अभी भी एक टीम तैनात है, अभी भी जांच पड़ताल चल रही है इस घर में। और ये भी आपको बता दें कि करीब 5-5:30 बजे एक वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे आयकर विभाग के, जिन्होंने एक व्यक्ति को डिटेन किया था। ये अब हमने देखा कुछ देर पहले, 15-20 मिनट पहले वो व्यक्ति वापस आए हैं, उनको अब छोड़ दिया गया है, उनसे पूछताछ हुई थी। और ये व्यक्ति है एक डायरेक्टर मलिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के, वो है खुसरो मलिक, जो मियां मलिक के बेटे हैं। मियां मलिक कौन है? उनसे तार जोड़े जा रहे हैं पीयूष जैन के, क्योंकि वो एक इतर कारोबारी है। और इस वक्त अभी भी एक टीम तैनात है और करीब 12 घंटे हो गए हैं। अब देखना यह है, जैसे अनुज ने भी कहा, कि बरामद क्या हुआ है, ये है सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का। बरामदगी क्या हुई है, कैसे इन लोगों के तार एक दूसरे से जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये सब पैसा मिला है और ये सब लोग उस पैसे से जुड़े हुए हैं, तो आखिर ये पैसा था किसका? नया साल सिर्फ 5 घंटे दूर है और अभी 12 घंटे हो चुके हैं, तलाशी अभी भी चल रही है, अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल आप दोनों का सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढूंढते ढूंढते पुष्पराज जैन तक पहुंच ही गए, जो जांच अधिकारी थे। पर आज अखिलेश यादव ने खुल करके धावा बोला भारतीय जनता पार्टी पर, यह कह के कि क्योंकि पीयूष जैन उनके अपने आदमी निकले, जो उनके घर से पैसा मिला वो भाजपा का पैसा था, इसीलिए अब भूल सुधार की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे साथ है। अखिलेश जी, एजेंसियों का गाड़ी जो है उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गया है, कानपुर, कन्नौज, हाथरस, नोएडा, दिल्ली में 1-2 गाड़ियां रुकी हुई हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी चीजों को? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और जनता का रुझान देख करके ये घबरा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी जो रैलियां हो रही हैं वो सरकारी रैलियां हैं। ये जो डीएम, एसपी या कर्मचारी अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना दबाव बनाया है कि उन्हें जिलाध्यक्ष तक बना दिया और उनके माध्यम से रैली हो रही हैं। इनकी रैलियां सफल नहीं हैं, इनके कार्यक्रम सफल नहीं हैं, इनकी योजनाएं फेल हुई हैं। इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए और जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है उस समर्थन से घबरा करके ये दिल्ली से केंद्रीय एजेंसी को भेज रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी बदनाम हो जाए। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि पीयूष जैन जो है उनका समाजवादी पार्टी से कोई लिंक नहीं है। अभी तक ऑफिशियल्स ने भी ये नहीं बोला है कि लिंक है, मगर भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व, मैं ऊपर के 2 नेताओं की बात कर रहा हूँ, वो रैली दर रैली जाके बता रहे हैं कि वो जो पैसे निकले हैं वो आपसे लिंक्ड हैं, समाजवादी पार्टी से लिंक्ड हैं। क्या है सर, ये क्या मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है? हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी, लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा अब हो रहा है, पूरी दिल्ली की सरकार के लोग और पूरे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन्होंने ही झूठ फैलाया है। इसलिए मैंने कहा इस बार झूठ का फूल नहीं चलेगा, कागज के फूलों में खुशबू नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का फूल है, सच्चे फूल वाले इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आपका एक रथ दौड़ रहा है, मगर ढेर सारे हेलीकॉप्टर हम देख रहे हैं आसमान में उड़ रहे हैं यहाँ पे सर। जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव के साथ समाजवादी पार्टी है। अंतिम सवाल सर मेरा कि क्या कोरोना को लेके किस तरह से, ठीक है, तो अखिलेश यादव थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात
जिन्ना और निजाम से होते हुए अब हिटलर और गोबल्स तक भी पहुंच गई है। क्या कुछ निकल करके आता है इस जांच के अंदर, सारी जानकारी आपको पहले मिलेगी यही टाइम्स नाउ नव भारत पर। वक्त एक ब्रेक का के साथ नए साल में जब पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ है, अपने दोस्तों के साथ नए साल का इंतजार कर रही है, तो सोचिए जो हमारे सैनिक हैं, जो अभी भी सरहदों पर खड़े हैं, उनके लिए नए साल के क्या मायने हैं। 31 दिसंबर को क्या कर रहे हैं हमारे बीएसएफ, हमारे आर्मी के जवान। प्रदीप दत्ता की एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम उन बहादुर जवानों के साथ रात बिताने जा रही है सरहद पर, जो हर दिन वीरता की गाथा रचते हैं। मुश्किल और चुनौती जितनी भी हो, हिम्मत के सांचे में डलते हैं। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं, उन सियासतदानों को जो अक्सर फौज और हमारे सिपाहियों पे सवालिया निशान उठाते हैं, उनके ऑपरेशन पर सवालिया निशान उठाते हैं। क्या एक बार भी आपने सरहद पर आने की जहमत उठाई है? आप सरहद पर आएंगे तो आप जान पाएंगे कि कितनी मुश्किल हालातों में ये काम करते हैं, सरहद की निगरानी करते हैं, ताकि आप लोग चैन से रह पाएं। मेरे ख्याल से यही एक वजह थी कि नवभारत की टीम आज सरहद पे आई है। हम इन जवानों के साथ यहाँ रात बिताएंगे और जान पाएंगे कि कितनी मुश्किलें होती हैं और इन मुश्किलातों की बदौलत ये कैसे यहाँ पे अपना कर्तव्य निभाते हैं। हम आपको ले चलते हैं सरहद की ओर। जल्दी हम आपको वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। जब देश चैन से सोता है ये पहरे पर होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन जान वो अपनी खोता है। देश के अवाम इनकी वजह से सुरक्षित है, इस प्रहरी को मेरा दिल से सलाम। इस समय रात के 11 बजे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूं और आप देख सकते हैं -2 के करीब टेम्परेचर है। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी किस तरीके से ये बीएसएफ के जवान सुरक्षा बनाए हुए हैं, देश की सरहद की निगरानी कर रहे हैं। जहां लोग चैन से अपने घरों में सोए हैं, वहां ये पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं। काफी चुनौतियां रहती हैं सर्दी में, एक तरफ धुंध होती है और दूसरी तरफ जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि लगातार इनपुट्स आ रहे हैं किस तरीके से वो यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार ये लोग उनके नाकाम करते रहते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ इस समय मैं हूँ, मेरी कुछ देर में ही कुल्फी बननी शुरू हो गई है। आपको ठंड वगैरह नहीं लगती क्या? नहीं साहब, हमें क्या सर्दी क्या ठंड, हम तो सिर्फ सरहद के रखवाले हैं। हमें यहाँ सर्दी नहीं लगती बिल्कुल ना, हमें तो आदत सी बनी हुई है। हमें सर्दी से कोई मतलब नहीं। हम हैं तो सब हैं, हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित। हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित, यही एक जज्बा जुनून है। इस जज्बे जुनून को देख के इंसान को मन करता है कि इन्हें सलाम करने का। और भी मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है सर्दी में आपकी? सर्दियों में सर सबसे बड़ी चुनौती धुंध की रहती है, जिसमें विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर देश की सुरक्षा का जज्बा हो तो ये चुनौतियां हमारे सामने कुछ नहीं कर पाती। जब आपका मनोबल हाई हो तो चुनौतियां सामने नहीं टिक पाती, और यही एक वजह कि दुश्मन भी इनके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि इनके इरादे इतने मजबूत होते हैं कि किसी के भी इरादे ये पस्त कर दें। जहां एक और पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ पे घुसपैठ करने की पूरी कोशिश और पूरी ताकत में रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब से हमने देखा है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ है, एक चुनौती और बढ़ गई है। लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि अल-बदर और जो बाकी तालिबान के लड़ाके हैं उनको सरहद से यहाँ घुसपैठ कराई जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि उनको यहाँ पे अंदर धकेला जाए, लेकिन हमारे सरहद पर ये जवान चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पे हमेशा गोली खाने के लिए, ताकि कोई भी शख्स इस सरहद को पार करके देश की रक्षा और सुरक्षा को खराब न कर पाए। और आप देखिए इस समय रात के समय भी किस तरह से ये सतर्क हैं, मजबूती के साथ चल रहे हैं।
और जब ये मजबूत इरादों के साथ आपकी सरहद पर हों, मुझे लगता नहीं किसी भी देशवासी को किसी भी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत है। रात के समय 1:45 बजे हैं और मैं इस समय बॉर्डर आउटपोस्ट की तरफ जा रहा हूं जो बिल्कुल फेंस के अपोजिट है। और आप देखिए किस तरीके से यहां जवान अपनी ड्यूटी में तैनात है। ये कहना गलत ना होगा, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगहबान हो ये आंखें। जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान देश की सरहद की निगरानी में डटे हुए हैं, हरदम चौकस, ताकि कोई यहां अमन अमान खराब न कर पाए। पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की लगातार कोशिश है कि यहां पे इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। जब से बर्फबारी हुई है, पासिस नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल पूरी तरह से बंद हो गया है, इसलिए आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का जो फोकस है इंटरनेशनल बॉर्डर और साउथ ऑफ पीर पंचाल की तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां की तरफ है। 250 के करीब बताया जाता है कि आतंकवादी डिफरेंट संगठन के समय कई लॉन्च पैड्स पर बैठे हुए हैं और पूरी कोशिश है उनकी कि वो यहां से आए। अब देखिए, मैं इस समय अगर बॉर्डर आउटपोस्ट का देखें तो यहां से अगर आप दूर देखेंगे तो धुंध की वजह से कई बार आपको साफ नजर भी नहीं आएगा, कुछ मीटर की दूरी पर आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि सर्विलेंस गैजेट्री इनके पास नाइट विजन डिवाइस है, लेकिन फिर भी ऐसे मौकों पे कुछ भी नजर नहीं आता और पाकिस्तान की आर्मी की और या रेंजर्स की यही कोशिश रहती है इस मौके का पूरा फायदा उठा के यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए और आतंकवादी भेजे जाए ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर में माहौल खराब हो। यहाँ पे बात करते हैं जवान से। जब आप रात को ड्यूटी पे आते हैं तो क्या खास आपको आदेश दिया जाता है? हमारे लिए ये आदेश होता है कि एक गोली एक दुश्मन, और सरहद पे हमारी सरहद पे कोई आ नहीं सके, आगे तो बच के जा नहीं सके। खूब कहा इन्होंने, एक गोली एक दुश्मन, सरहद की तरफ कोई आ ना सके और अगर आए तो बच के जा ना सके। यानी कि कोई भी अगर सरहद पार करके आएगा तो शमशान में चला जाएगा। अब देखिए इस तरीके का इनका जज्बा, जुनून और जोश होता है। रात के समय में भी देखेंगे किस तरीके से सतर्क रहते हैं। मुश्किलें बहुत हैं, इन मुश्किलातों के बावजूद भी एक ही मिशन होता है इनमें कि देश की रक्षा और सुरक्षा किस तरह करनी है, और इसी मिशन के साथ हर दिन हर समय ये तैनात रहते हैं भारत के जवान। इस समय रात के 2:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान इस मॉनिटर पे नजरें गड़ाए हुए हैं। ये नॉर्मल मॉनिटर नहीं है, ये मॉनिटर जो है सर्विलेंस गैजेट्री के साथ जुड़ा हुआ है और जहां एक और फिजिकली ये मैन करते हैं बॉर्डर, दूसरी तरफ ये मॉनिटर पे नजर रखते हैं ताकि चप्पे चप्पे पर इनकी नजरें, किसी भी किस्म की कोई अगर मूवमेंट हो इन्हें पता चल जाता है। आप देखिए इस स्विच के द्वारा ये इस मॉनिटर को राइट और लेफ्ट घुमाते हैं ताकि हर कोने का इन्हें पता चल पाए। जैसे ही कोई मूवमेंट डिटेक्ट होती है ये सेंट्री को इन्फॉर्म करते हैं या जो ट्रूप्स जो ग्राउंड पे होते हैं अकॉर्डिंगली वो एम्बुश लेकर दिया जाता है और उसके बाद दुश्मन को मार गिराया जाता है। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस गैजेट्री की वजह से जो इनकी आंखों का काम करती है, जब आपको दूर कोई मोमेंट हो जहां पे इंसान की नजर न पहुंच पाए, इस सर्विलेंस गैजेट्री के द्वारा ये उनकी मोमेंट डिटेक्ट कर पाते हैं और उनकी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को फॉइल कर पाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्नाइज किया जाए। यही तो वजह है कि 2021 का भारत जो है वो पुराने भारत से काफी अलग है। वो वक्त चला गया जब पाकिस्तान से आतंकवादी हथियार लेकर आ जाते थे। आज यही वजह है कि उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्हें मालूम है कि सरहद पार करना इतना आसान नहीं है जब ये बहादुर जवान सरहद पर खड़े हों और ऐसी किस्म की सर्विलेंस गैजेट्री बॉर्डर पर लगाई गई हो, इंस्टॉल की गई हो, तो उन्हें इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हथियार को ड्रॉप करने के लिए उनको ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नारकोटिक्स को फेंकने के लिए, लेकिन उसका भी तोड़ निकाला है। तोड़ क्या है कि हमेशा एक तरफ ये आगे निगाह रखते थे, लेकिन अब आसमान की तरफ भी देखते हैं। जब भी इन्हें थोड़ी सी आवाज़ आए गोली मार के उस ड्रोन को गिराने के इन्हें आदेश दिए गए हैं। आप जैसे कभी कोई मोमेंट डिटेक्ट करते हैं तो आपका सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम माउंट पे जो संतरी होते हैं हम उसको बताते हैं, उसको आदेश देते हैं जो भी नज़र आए उस पर आप कार्रवाई कर दो।
देखिए, जैसे ही कोई मोमेंट देखते हैं जो माउंट पे संतरी बैठा है या टावर पे संतरी बैठा है या बॉर्डर आउटपोस्ट पे है, उससे कहा जाता है कि कार्रवाई की जाए, एम्बुश ले किया जाए और दुश्मन को मार गिराया जाए ताकि हमारी सरहद के अंदर दाखिल ना हो पाए। रात के 3:30 बज चुके हैं। हम पूरी तरह से थक चुके हैं और हमारी ठंड की वजह से हड्डियां भी चरमरा चुकी हैं। लेकिन इन बहादुर बीएसएफ के जवानों के लिए ये एक और रात है जो देश की निगरानी में गुजरेगी। इसके साथ ही हम आप लोगों से साइन ऑफ करते हैं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत। तो उस रात